अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान अपना अहम तरीन मैच खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इस मैच में पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, सेमीफाइनल तक जाना है, तो एक अच्छे मार्जिन से हमें न्यूजीलैंड को हराना होगा। और न्यूजीलैंड भी इस मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि अब सूरत हाल दोनों टीमों की तकरीबन एक जैसी हो चुकी है। कल के मैच पर भी बात कर लेते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने श्रीलंका को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है। एशिया कप के फाइनल में भी यही सब हुआ और कल हमने देखा कि ये रिपीट किया गया। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 55 रन ही बना पाई और एक मौके पर तो लग रहा था कि श्रीलंका की टीम सिर्फ 30 रन पर ही आउट हो जाएगी। हिंदुस्तान के लिए तो इंडिया टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है और पॉइंट्स टेबल में अभी पहली पोजीशन पर है। जनूबी अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अगर पहली चार पोजीशंस में आना है तो फिर न्यूजीलैंड को हमें कल हराना होगा। मैच के हवाले से आगे चलकर भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। 8 फरवरी आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन और सदर में इत्तफाक। और लाहौर आलूदगी में सरे फहरिस्त, हर जानिब स्मोक का राज। सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबात की तारीख के हवाले से। इलेक्शन के हवाले से तमाम खदशात एक ही झटके में खत्म हो चुके हैं। 90 रोज में इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या इंतखाबात की तारीख दी, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने बताया कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुलाकात करके आज बरोज जुम्मा अदालत को आगाह करे, जबकि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करके दस्तावेज अदालत में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की इन हिदायत के बाद सदर मुमलिकत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक कर लिया गया है। दौरान समाअत हमने देखा कि बहुत सारे अहम रिमार्क्स भी सामने आए, जहां चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहां पर है, जिस पर वकील अली जफर ने सदर का खत पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि असेंबली 9 अगस्त को तहलील हुई, इस पर तो किसी को एतराज नहीं। वकील पीटीआई ने जवाब दिया, जी किसी को एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप खत हमारे सामने कैसे पढ़ रहे हैं? सदर के खत का मतन भी काफी मुबहिम है। सदर ने जब खुद ऐसा नहीं किया तो वो किसी और को यह मशवरा कैसे दे सकते हैं? अली जफर, क्या आप कह रहे हैं कि सदर ने अपना आईनी फरीजा अदा नहीं किया? 9 अगस्त को असेंबली तहलील हुई और सदर साहब सितंबर में खत लिख रहे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या इनकी कमांड बड़ी वाज़ेह है, सदर ने तारीख देना थी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक तारीख देना सदर का इख्तियार है, फिर आप बताएं क्या इस अदालत को भी तारीख देने का इख्तियार है? अगर सदर ने बात ना मानी तो हम उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आम इंतखाबात के हवाले से हमने देखा जो तमाम खदशा इलेक्शन कमीशन ने वो एक ही झटके में खत्म कर दिए हैं। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आम इंतखाबात के हवाले से केस था उसी की मरहून मिन्नत ये तारीख सामने आज आई है? अदरवाइज तो हम देख रहे थे कि कोई भी तारीख नहीं दी जा रही थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, जो बीच में अवाम चल रहा था वो दूर हो गया, लेकिन पहले भी यही कहा जा रहा था कि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हुई थी और 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात होती थी, तो इलेक्शन कमीशन कहता था कि अगर एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएंगे तो वो बेहतर होगा। और उसके बाद जब कौमी असेंबली भी तहलील हो गई तो ये तावील पेश की गई, और बल्कि इससे पहले पीडीएम की हुकूमत ने भी ये बिल पास कर दिया था कि पहले हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। लेकिन इसमें काफी जो है वो डिलेज आ रहे थे, लेकिन कल के फैसले से जो है ये बिल्कुल अवाम दूर हो गया और पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आम इंतखाबात के हवाले से हमने देखा जब तारीख की बात कर रहे थे तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून बड़ा फोर्स करेगी कि एक फिक्स डेट दी जाए, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है, क्योंकि वही ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक फिक्स तारीख मिल जाए और वो अब मिल गई है।
देखिए, तहरीक इंसाफ तो बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी, और जब पुराने चीफ जस्टिस मौजूद थे बंदयाल साहब, तो उस वक्त कोशिश थी कि जल्द अज जल्द डेट मिल जाए, जो कि 90 रोज के अंदर है, जो कि आईनी डिमांड भी थी। लेकिन फरवरी में इलेक्शन के लिए तो पीपल्स पार्टी भी तैयार थी, नून लीग भी तैयार थी, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असेंबली में, राजा रियाज साहब, वो निजी चैनल्स के ऊपर ये बयान दे चुके थे कि इलेक्शंस हल्का बंदियों के बाद फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में होंगे। तो मेरे ख्याल से तमाम जमातों की जो बात है वो मान ली गई है। पीटीआई जो बहुत अरसे से तगुदो कर रही थी कि किसी तरह इलेक्शन अनाउंस हो जाए, वो एक आप कह सकते हैं कि उनकी एक फतह है कि उनके कहने पे, उनकी पिटीशन के ऊपर इस बात का फैसला हुआ है, और अब मुल्क में जनरल इंतखाबात का माहौल बनने को आ रहा है। जी ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा कि हिदायत दी है कि सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाए। वो मुशावरत हो गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिल लिया, अटॉर्नी जनरल ने मिल लिया, 8 फरवरी की तारीख अब सामने आ गई, और हमने ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हतमी तारीख का ऐलान है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो आपको लगता है कि 8 फरवरी की ही तारीख रहेगी या फिर उसे तब्दील भी किया जा सकता है? नहीं, हतमी तारीख का ऐलान वो तो नहीं करेंगे। उनका कहने का मकसद ये था कि जो मुशावरत है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीडीएम की हुकूमत पिछले दिनों सदर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अपने निशाने पे रखा हुआ था। आपको अगर याद हो तो जब सदर पाकिस्तान अपना डेट देने की बात करते थे तो वो कहा जाता था कि उनकी औकात क्या है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की, राना सनाउल्लाह ने भी बात ये की, और मौलाना फजल रहमान ने भी ये बात की कि सदर कौन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने क्लैरिटी कर दी कि डेट जो है वो सदर ही देंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत के बाद। बल्कि आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसी बात में मशावरत करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा था, जिसको इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने हवा में उड़ा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि एक आईनी अभाम जो था उसको भी दूर कर दिया कि सदर मुमलिकत जो है वो जनरल इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार रखते हैं, और उनकी मशावरत से जो डेट तय हो गई है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट भी जो उस केस के जो है वो क्लोज कर देगी। हतमी तारीख तो दे दी गई है सदर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि 8 फरवरी है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि पहले सदर साहब ने जब खत लिखा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें जाकर नहीं मिले थे, अब अदालत के कहने पर जाकर मिले हैं, तो आप समझते हैं हुकूमत ने जिस तरह से 90 रोज में इंतखाबात नहीं कराए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से नहीं मिले, या सदर साहब की जानिब से जो खिलाफ वर्जी की गई, इनमें से किसी को किसी नताइज का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अनवार पाकिस्तान में जो है ना वो कमजोर के लिए कानून है। कमजोर को जो है वो जेलों में डाल दिया जाता है, उनके केसेस भी नहीं सुने जाते, और जहाँ पे बड़ी आइन और कानून की पामाली कर जाते हैं वहां पे उनको दरगुजर कर दिया जाता है। और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उससे यही अंदिया मिल रहा था कि अगर तो ना ये इस बात पे अमल किया गया तो फिर शायद मुश्किल हालात पैदा हो जाए। लेकिन अगर अफवाम और तफहीम के साथ किसी तारीख का ऐलान कर दिया गया तो वो उसको कहेंगे कि हम आगे हमें बढ़ना चाहिए, पिछली बातों को नहीं दोहराना चाहिए, और ये कहते हुए जो आइन शिकनी हुई है उसको माफ कर दिया जाएगा, और किसी की भी गलती जो है उसको नहीं माना जाएगा, और ये कहा जाएगा कि क्योंकि अब इलेक्शन की डेट दे दी गई है तो हम इस मसले को निपटा देते। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की सरजनिश होगी। हालांकि कल कैटेगोरिकली क्लियर अल्फाज में जस्टिस अतर मनल्ला ने भी कहा था कि सदर से ना मिलना आइन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइन की जो है वो बिल्कुल मुर्तकिब हुए, उन्होंने आइन तोड़ा है, और इस बात को नोटिस तो लेना चाहिए। जब पाकिस्तान में बड़े वाकयात इस किस्म के होते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सीरियसली लेना चाहिए, जहाँ पे खासतौर पे आइन और कानून की पामाली हुई हो। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने भी कल रिमार्क्स दिए थे कि वकील पीटीआई अली जफर को कि जो दलाइल वो दे रहे हैं उससे तो सदर मुमलिकत पर भी आर्टिकल 6 लग जाएगा। आपको लगता है कि आज का जो फैसला होगा वो इतना भी सादा नहीं होगा? नहीं, मेरे ख्याल से आज का फैसला बिल्कुल सादा होगा, क्योंकि उसमें सदर ने एक डेट दी थी, उसकी तजवीज़ दी थी। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को पहले भी मशावरत के लिए बुलाया था, और उसके बारे में जो पार्लियामान थी और जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और जब ये इलेक्शन एक्ट के ऊपर सिग्नेचर भी हुए थे तो उस वक्त जो सदर मुमलिकत है वो उम्रे की गर्ज से, हज की गर्ज से जो है वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे। तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट जो कायम मुकाम सदर थे उन्होंने इलेक्टोरल बिल के ऊपर साइन किए थे, तो काफी अवाम मौजूद थे। सदर ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन
उसको मानने को कोई तैयार नहीं था। इस तरह तो जो साबिक चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल साहब थे, उन्होंने भी एक इलेक्शन की तारीख दी थी, लेकिन उसके ऊपर किसी ने अमल नहीं किया था। तो बात यह कि अमल तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने करना था। जब वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे तो फिर सदर को या किसी और को क्या मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे आप? जी ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कुछ नहीं कहा जाएगा, अटॉर्नी जनरल भी कल मिल चुके हैं, तारीख भी एक सामने आ चुकी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सदर मुमलिकत ने तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके खुद भी आइन की खिलाफ वर्जी की है। देखिए, उन्होंने अपने कमेंट्स जरूर पास किए, लेकिन अगर इस पे मजीद डिटेल के ऊपर बात होगी तो मेरे ख्याल से पीटीआई के वकील अली जफर जो है या सदर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यही तावील पेश कर सकते हैं कि उन्होंने तो मुशावरत के लिए बुलाया था। आपने भी तो कल मुशावरत के लिए इलेक्शन कमिश्नर को हदायत जारी की, और जब हदायत जारी की गई तो उसके बाद मुशावरत हुई और एक तारीख दे दी गई है। तो सदर ने तो अपनी सी पूरी कोशिश की थी कि अगर ये मुशावरत के लिए आ जाते तो वो तारीख दे देते। उस पार्लियामान भी अवाम पैदा कर रहे थे, साबिक वज़रा भी इस किस्म के बयान दे रहे थे कि सदर के जो तारीख देने की कोई अहमियत नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अहमियत दी है सदर मुमलिकत को, तो फिर इस बात का जो अंदिया है, नहीं तो सदर की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया था कि मुल्क में इलेक्शन ना करवाए जाए या उन्होंने कोई डेट देने से इनकार नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से ये बात कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। जी ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आप देख रहे हैं कोई भी अलायंस बन सकता है। दोनों जमातें बड़ी मुतहरिक रही हैं इलेक्शन की डेट्स के हवाले से। जिस तरह से हमने देखा मुस्लिम लीग नवाज, वहां से कोई इतना प्रेशर नहीं था, बात नहीं की जा रही थी, हमेशा यही कहा जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन ही मजाज इदारा है, वही इस हवाले से फैसला करेगा। लेकिन बाकी दो जमातें हैं, अब वो आपको इकट्ठी होती नजर आ रही हैं? देखिए, सियासत में कोई भी चीज हतमी नहीं होती। बिल्कुल, अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की एक ही डिमांड थी और अगर इन लोगों ने कुछ जो पिछले दिनों में हालात रहे वहां से कुछ सीखा है तो डेफिनेटली आइन और कानून की जो है वो उसको अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा। और अलायंस तो इस तरह के मौके पे बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि पंजाब में जो है वो नून लीग पॉपुलर है या पीटीआई पॉपुलर है। पीपल्स पार्टी का शायद पंजाब में इतना वोट नहीं है, और जो आने वाले हालात हैं, जिस तरह पीटीआई के चेयरमैन इस वक्त जेल में मौजूद हैं, तो शायद कोई सियासी अलायंस इस किस्म का बनाया जाए जिसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके नून लीग को पंजाब में टफ टाइम दे और बाकी सूबों में भी इत्तेहाद कर लें, और आने वाली जो गवर्नमेंट बने उसमें कोई भी इत्तेहाद सामने आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां इसराइल ने गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर तीसरी बार बमबारी की है और इस बार की वहशियाना कार्रवाई में 200 फ़लस्तीनी शहीद और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ऐसे हालात हैं जब गजा में शहादतों की तादाद 9000 से ज़ायद हो चुकी है। गजा का 40% इलाका बर्बाद हो चुका है और अब अमरीकी सदर जो बाइडन ने पहली बार गजा में इसराइली जारहियत को रोकने का मुतालबा किया है, और यह मुतालबा समझ से बाहर है क्योंकि जंगी इमदाद भी अमरीका की जानिब से ही फराहम की जा रही है। अमरीकी सदर ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसराइल को गजा में अपनी जंग को आर्जी तौर पर रोकना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बयान में कहा कि गजा में जारी जंग के खात्मे पर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानिब इसराइल ढिठाई और जारहाना अज़ाइम का जो अंदाज़ा है उनके वज़ीर दिफा युवा गैलेंट के इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमास को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हमास के पास अब 2 ऑप्शन ही बचे हैं, या तो मशरूत तौर पर वो हथियार डाल दें या फिर मर जाने के लिए तैयार रहें। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी मुस्लिम ममालिक पर इसराइल से तिजारत रोकने पर जोर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में तलबा के इज्तिमा से खिताब में कहा कि मुसलमान मुल्कों को सहूनी मुल्क के साथ इक्तिसादी ताउन नहीं करना चाहिए और तेल और खुराक की जो बरामदात हैं उसको भी रोक देना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ऐलान किया है कि गजा से 1000 जख्मी बच्चों को इलाज की गर्ज से दुबई और अबू धाबी के बड़े अस्पतालों में लाया जाएगा। इसराइल के मजालिम के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन और हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली ने गजा में इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी को और वहाँ पर फंसी हुई आबादी पर जानबूझकर बमबारी और उसे कत्ल करार दिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऐसा तासुर है कि दुनिया में कोई भी जंग अमेरिका की मर्जी के बगैर शुरू नहीं होती, ना ही अमेरिका की मर्जी के बगैर वो जंग खत्म होती है। अमरीकी सदर अब जिस तरह से इसराइल से गजा का ऑपरेशन
आर्जी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। आपको लगता है अब इस जंग में एक वक्फा आ सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि 7 अक्टूबर से आज 2 नवंबर 3 नवंबर हो गई है। कोई वेपन ऐसा नहीं है, कोई असला ऐसा नहीं है जो इसराइल ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के ताउन से इन मजलूम फलस्तीनियों पर आजमाया ना हो। बाज़ मालूमात के मुताबिक, इत्तलाआत के मुताबिक जो है इतना बारूद गजा पर फेंका गया है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे उनके करीब करीब बनता है। लेकिन अहले फलस्तीन ने यह साबित कर दिया कि जब इरादा पुख्ता हो और अल्लाह पर तवक्कुल हो, जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया है, फ़ाइज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अला अल्लाह, जब इरादा पुख्ता हो, अल्लाह पर तवक्कुल हो, तो फिर बारूद कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जंग ने ये साबित किया है कि इसराइल, अमेरिका और उनके जो खुफिया इदारे हैं या सलामती के इदारे हैं, वो इतने लाइलम और नाकिस है कि उन्हें 7 अक्टूबर का पता ही नहीं चला कि उनके साथ 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों ने क्या कर दिया है। अब जबकि मैं ये समझता हूँ कि आलमी प्रेशर बहुत बढ़ गया है और उसमें सऊदी अरब और जो रूस, चाइना, कतर, इनका जो इस वक्त ईरान भी आप ले ले, इनका जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और सऊदी अरब ने तो बड़ा वाज़े अंदाज में, चूंकि सऊदी अरब इस वक्त OIC का सरबराह भी है, तो इस बात पर फोकस नहीं रखा हुआ कि ये जंगबंदी जो है, जंगबंदी ये एक आप समझ लें वक्ती हल है, इमदाद कर दे वक्ती हल है। असल हल है एक आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम, जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। और अब पूरी दुनिया उसकी तायीद करने लग गई है। पोप फ्रांसिस ने भी उस पर कहा है, खुद अमेरिका भी कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग इसी सूरत में बंद हो सकती है वक्ती तौर पर। तो अब इतने जुल्म और सितम के बाद दुनिया से जो आवाज़ें उठ रही हैं और जो कुछ हो रहा है, तो इसराइल और अमेरिका बयानबाजी मेरा ख्याल इसलिए कर रहा है कि उसको अपनी फेस सेविंग चाहिए, जो उसके खिलाफ नफरत बढ़ रही है। और दूसरा ये देख लिया गया है कि ये तो नाकाबिले शिकस्त लोग हैं। लेकिन मौलाना साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं उन्होंने अपनी साबित कदमी दिखाई है और जिस बमबारी का वो निशाना बन रहे हैं, बच्चे वहाँ पर जिस तरह से शहीद हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ फ़लस्तीनियों की जिम्मेदारी है किबला अव्वल की हिफाजत और किबला अव्वल के लिए जो उनके मुतालबात हैं, जो बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, आपने ये देख रहे हैं कि 1 महीना होने वाला है, उस तरह का प्रेशर बिल्डअप नहीं किया गया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जिस तरह से ईरानी सदर कह रहे हैं कि जो ताल्लुकात उस्तवार किए गए हैं अरब ममालिक की जानिब से, उनको ताल्लुकात खत्म करने चाहिए, उन्हें तेल की सप्लाई को बंद करना चाहिए। हमने कोई ऐसे इकदाम तो अभी तक नहीं देखे। देखिए, गुजारिश ये है कि बहुत से मसाइब और मसाइल है मुस्लिम उम्मा के साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो 7 अक्टूबर के बाद के हालात हैं, इसमें मुस्लिम ममालिक ने, बिलखुसूस जो बड़े ममालिक हैं, उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, और तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन, ईरान, पाकिस्तान, ये एक मौक़िफ़ पे आगे खड़े हुए। ये एक पहले माजी में हमने नहीं देखा है इस तरह। लेकिन दिन ब दिन सूरत हाल बेहतर हो रही है फ़लस्तीनियों के लिए, मुसलमानों के लिए, इसलिए कि अल-अक़सा जो है वो खाली फ़लस्तीनियों का मसला नहीं है, अल-कुद्स तो मुसलमानों का और इस वक्त इंसानियत का मसला बन चुका है। और आप देखें, कल उर्दन ने अपने परसों ताल्लुकात खत्म किए हैं, इसराइल से अपना जो है सफारतखाना बंद किया है, इसराइल के सफीर को कहा है कि वो मत आए। कल बहरीन से ये इत्तला आई है और आहिस्ता, अगरचे ये लेट हो रहा है, ये जल्दी होना चाहिए, लेकिन 11 नवंबर को अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस, जो कि मेरे ख्याल में उसको इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, और हमारी तजवीज़ तो यही है कि एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसमें रूस और चीन के जो सरबराह हैं उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरह इस मरतबा रूस और चीन ने खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत की है, तो ऐसे हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि इसराइल के इस जुल्म और सितम के नतीजे में। लेकिन दूसरी बात भी हमें करनी चाहिए
कि जहां इसराइल का ये जुल्म सितम और ये सिलसिला है, वहां पर फलस्तीनियों की जो जद्दोजहद है और जो इसराइल को नुकसान पहुंच रहा है, वो भी तारीख में इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा होगा इसराइल को। लेकिन मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं, 11 तारीख को आप कह रहे हैं कि अरब लीग का इजलास बुलाया जाएगा, 1 महीने 4 दिन बाद ये इजलास होगा, यानी कि अभी भी इसमें 8 दिन तो अभी भी पड़े हैं, तो उन 8 दिनों तक इसराइल को कौन रोकेगा? देखिए, इस पे जो कोशिशें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने हैं, बहुत सारी चीजें सामने नहीं है। इस वक्त भी सऊदी अरब के वजीर दिफा जो है वो अमेरिका में है और वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सोच ये है कि ये वक्ती हल नहीं चाहिए। वक्ती हल तो चाहिए ही है, जंग बंदी हो, उन तक इमदाद पहुंचे, लेकिन कल फिर ये सिलसिला होगा। इस वक्त ये है कि एक दायमी हल जो कि एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का है, इस तनाजुर में उसको भी जो है हल किया जाए, और ये सिलसिला और ये जुल्म सितम और ये जो कुछ बर्बरियत सफाकियत की है और कर रहा है इसराइल, इसको भी दुनिया पर अया किया जाए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला एक तो ये जंग बंदी भी और इमदादी साजो सामान का जाना अगले 24 से 48 घंटे में इस तरफ भी पेशरफ्त होगी, लेकिन जो हतमी बात है, असल तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। इतनी बड़ी कुर्बानी और इतनी बड़ी जद्दोजहद और इतनी शहादतों के बाद मैं नहीं समझता कि कोई फलस्तीनियों को उनकी असल मंजिल से रोक सकता है और अल-अक्सा की आजादी को रोका जा सकता है। ठीक है मौलाना साहब, जिस तरह से आप भी ये बता रहे हैं कि जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका में मौजूद है, अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान हैं जॉन कर्बी, उनका बयान तो ये है कि गजा में जारी जंग के खात्मे पर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। आप इसको किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? इस कदर कत्लो आम के बाद सऊदी अरब से कोई हम ऐसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को की जा सकती है उनसे? ये मैं आज आपको बड़ा दो टोक वाजे और बिल्कुल बगैर किसी लिगी लिपटी के ये बात कहना चाहता हूं कि मुमलिकत सऊदी अरब दुनिया में, सिर्फ इस्लामी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में फलस्तीनियों की सबसे ज्यादा इमदाद करने वाला और फलस्तीन के मसले पर दायमी मौक़िफ़ रखने वाला मुल्क है। सऊदी अरब की 2 हैसियतें हैं, एक अरब इस्लामी दुनिया और आलमी दुनिया में उसका मुआशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे बड़ा होना, आयल तेल है। दूसरा, सऊदी अरब अर्ज़ हरमैन शरीफैन है। कोई तसव्वुर भी ना करे और ये सोचे भी मत कि सऊदी अरब एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम करेगा। ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। और याद रखिएगा कि ये शाह सलमान और जो उनके वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, इन्होंने खुद महमूद अब्बास साहब ने ये बात मुझे मिस्र में कही थी कि मुझे खुद इन दोनों ने कहा है कि जो फलस्तीनी चाहेंगे सऊदी अरब वही चाहता है। और आप देखें, कल अवामी तौर पर शाह सलमान ने और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने आवाम से अपील किया कि वो फलस्तीनियों की जितना सख्त मौक़िफ़ सऊदी अरब ने अमेरिका और बाकी ममालिक के साथ इख्तियार किया है, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को रियाद से पैगाम दिया गया है, वो कतन इस बात की तरफ नहीं जाता कि इसराइल अपना जुल्म सितम करता रहे, फलस्तीन पर काबिल रहे, अल-अक्सा गुलाम रहे और सऊदी अरब अपने ताल्लुकात कायम कर लेगा। ये एक अफवाह साजी या मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की बातें तो हो सकती है, ना सऊदी अरब का ये कोई सोचे इस हवाले से, ना सऊदी अरब इंशाअल्लाह ऐसा करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर अशरफी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। केस की समाअत शुरू होने से पहले हमने देखा है कि उसमें वक्फा कर दिया गया और इत्तलात यही अभी मौसूल हो रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंचेस की समाअत कराया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के इजलास के मीटिंग मिनट्स का इंतजार है। चीफ जस्टिस ने कहा, मीटिंग मिनट्स आने तक हम दीगर मुकदमात सुन लेते हैं। आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की केस की समाअत शुरू होते ही वक्फा कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3
रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के इजलास के मीटिंग मिनट्स का इंतजार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीटिंग मिनट्स आने तक हम दीगर मुकदमात को सुन लेते हैं। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। आम इंतखाबात 90 रोज में कराने के केस की समाअत शुरू होते ही इसमें वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के इजलास के जो मीटिंग मिनट्स हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया, चीफ जस्टिस ने कहा कि मीटिंग मिनट्स आने तक हम दीगर मुकदमात सुन लेते हैं। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और आम खबर शामिल करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आई है। 221 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 52,878 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे की कमी भी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, ट्रेडिंग के आगाज पर डॉलर 18 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आ रही है, जहां मार्केट में 100 इंडेक्स 221 पॉइंट्स के इजाफे के साथ है। मार्केट में 100 इंडेक्स 52,878 की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 221 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 52,878 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे की कमी भी हुई है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से, जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। 221 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट करें आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। काशिफ मुनीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट करेंगे। जी काशिफ। जी, इंटरबैंक में डॉलर की कमी का सिलसिला जो है वो आज शुरू हुआ है। यानी गुज़श्ता 10 रोज में हमने देखा इंटरबैंक में जो है वो इजाफे का सिलसिला था। आज ट्रेडिंग के दौरान 18 पैसे की कमी हुई है और इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 25 पैसे पर तक ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता 8-9 रोज में देखा था कि इंटरबैंक में मुस्तकिल जो है वो इजाफे का सिलसिला था और ओपन मार्केट में भी इजाफा था। हम आज दिन का आगाज में इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता हुआ है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला मैच इन दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पास इस मैच में कामयाबी हासिल करने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मार्के से पहले महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई भी की गई है और ये कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में हफ्ते के रोज़ दोपहर के औकात में बारिश के 70 से 80% इम्कानात मौजूद हैं। कौमी टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक ने एक मरतबा फिर से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी दस्तयाबी का ऐलान करके क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। कौमी टीम के ऑलराउंडर शुएब मलिक ने कहा है कि अगर बोर्ड उनसे राब्ता करता है तो वो साल 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने भारत में अपनी शादी की तैयारियों के सिलसिले में एक डिज़ाइनर शेरवानी पर 7 लाख रुपए की खती रकम खर्च कर दी है। आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान जब टीम हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का शिकार है, स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है, तो ये तनकीद की जा रही है कि हमारे कप्तान टूर्नामेंट के दौरान शादी की खरीदारी में मशगूल हैं और ये एक बड़ी ही गैर मामूली बात है जिस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। शायकीन क्रिकेट समेत जो नाकदीन हैं उनकी तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करवाई गई है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल पाकिस्तान न्यू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की? बहुत शुक्रिया नियो का और ख़ुसूसी तौर पे नियो के मॉर्निंग शो का। पहली तो बात यह है कि जो आपने भी अपने प्रियम्बल में बता रहे थे कि बाबर आजम अपनी शादियों की तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं, कि अभी बड़े क्रूशल डेज चल रहे हैं, पाकिस्तान के लास्ट 2 मैचेस बचे हैं और सबसे पहले तो ये है कि जो न्यूजीलैंड वाला मैच है वो हमने कम से कम 85 रन या 35 ओवर्स में चेस करना है। अगर 50 ओवर का मैच पूरा होता है तो ये 50 ओवर का मैच पूरा करने के लिए तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि न्यूजीलैंड को इतनी यानी कि बिल्कुल गिरी हुई टीम तो आसान टीम नहीं है, गिरी हुई टीम नहीं है। चीज है कि अभी उनकी इंजरीज जो हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान के लिए तो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उनके पास जो इंजरी वो अपने इंजरीज के साथ जो है ना वो काफी स्ट्रगल कर रही है न्यूजीलैंड और उनके जो मेन बॉलर हैं फर्गसन हैं, जैसे मैट हेनरी हैं। हेनरी को भी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि उनकी जो रिस्ट है उसके ऊपर बॉल लगी थी और जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे बड़े स्ट्रगलिंग फेज में थे।
बट जो सिग्नेचर कल के मैच में भारत ने छोड़ा है श्रीलंका के खिलाफ, वो एक आपने इसको मिस नहीं करना। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बताया कि कन्विंसिंग और एक वन साइडेड मैच जो होता है उसकी क्या जो क्रीडेंशियल्स होते हैं वो उन्होंने सेट पैटर्न कर दिया। एशिया कप के फाइनल का रिपीट टेलीकास्ट देखा हमने कल, रिपीट टेलीकास्ट, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट। और मुझे ये समझ नहीं आती कि वो श्रीलंका हो या वो, तो ये सिराज को हो क्या जाता है जब वो श्रीलंका के खिलाफ खेलते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक अलग ही रिदम में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में 2 विकेट्स मेडन और 3 रन पे उनके 3 जो मेन स्ट्राइकर्स थे वो आउट हो चुके थे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कल के मैच के बाद, यानी कि हमारे पास ऑप्शन ही कल के मैच का है। लेकिन शोएब, आप क्या समझते हैं, चले हिंदुस्तान की भी बात कर ले थोड़ी सी, जिस तरह से वो प्लानिंग करके वो होमवर्क करके आते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि वो सिराज श्रीलंका के खिलाफ डिफरेंट नजर आते हैं, तो हो सकता है फिर सिराज प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उन तमाम बैट्समैन के खिलाफ जो कि हम अपनी टीम में देखते हैं कि फिर लैग कर रहा है, हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। न्यूजीलैंड किस तरह से हारा साउथ अफ्रीका से, अगर हम उन पॉइंट्स को जहन में रखें, उन पॉइंट्स के साथ मैदान में उतरें, तो जीत तो हम भी सकते हैं। देखिए, हमारा न्यूजीलैंड के साथ जो मैच है ना, वो यानी कि खास तौर पे ये बड़े इवेंट्स के अंदर हमने 10 मैचेस अगर हुए हैं लास्ट, तो उसमें से 6 जो है वो पाकिस्तान ने जीते हुए और 4 जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते हुए। बट डे होता है उसके अंदर जो है ना वो नजर आना चाहिए कि आपकी इंटेंट क्या है। अगर आपने देखें, पाकिस्तान ने थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना शुरू किया, किस्मत भी उसके साथ आना शुरू हो गई कि आप देखें कि जनूबी अफ्रीका जो लास्ट वर्ल्ड कप 2022 का हुआ था T20 का, जिसमें हम ये दुआएं कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका हारे और हम आगे पहुंचे, तो वही उसी का रिपीट टेलीकास्ट वाइस वर्सा चल रहा था। अब हम कह रहे थे कि जनूबी अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड को हराया तो हम आगे जाएं। दुआओं से ज्यादा फिर हमारा जो फोकस होता है वो बददुआओं पर हो जाता है। अच्छा, कल की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो जाती है, मैच ड्रॉ हो जाता है, एक पॉइंट शायद मिलेगा, तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम कहां पर खड़ी होगी, क्या सिचुएशन होगी आगे जाने की? अगर एक पॉइंट मिलता है तो बाबर आजम ने जो शेरवानी का ऑर्डर दिया है वो कंप्लीट करें। अच्छा। और शेरवानी पकड़े और वापस की टिकट करें, यानी कि फिर हमारा चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है। और अगर इन केस अगर मैच हो जाता है, टॉस जीतते हैं, बैटिंग करनी चाहिए पहले बॉलिंग करनी चाहिए, वो क्या सिचुएशन होगी? देखें, हमारा एज ये है कि हमारा जो ओपनर है ना वो राइट नाउ निक में आ चुके हैं। जो असद शफीक है वो जो अब्दुल्ला शफीक वो, और अब्दुल्ला शफीक जो है वो ऑलरेडी अच्छी निक में है और उन्होंने 3-4 50s किए हैं। ऑल दो के मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर वो इन 50s को कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं 100 तक, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। क्योंकि वो जब 30-35 बॉल्स से ज्यादा खेल लेते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है, वो जिस तरह वो हम अपनी पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं कि उनको बॉल नहीं फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है। वो जब फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है ना, तो तब वो शॉट्स मारते, तो वो एक अच्छी निक में। उसके साथ आप देखें लास्ट इनिंग्स के अंदर 7 सिक्सेस के साथ जो है वो फखर जमान जो है वो टॉप सिक्सर्स हैं हमारे इस मैदान के अंदर। तो अगर वो भी निक में ही है, और बाबर आजम, मुझे जो लगता है कि अब बाबर के ऊपर वो प्रेशर फुल आ चुका है कि जिसमें उसने वाकई एक अच्छी इनिंग्स, एक इंपैक्टफुल इनिंग्स, एक इंटेंट वाली इनिंग्स खेलनी है, जिसको ये पता चले कि यार पाकिस्तान के लिए ये डू और डाई की सिचुएशन है। और हम लेकिन शोएब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो प्रेशर में आ गए हैं, फिर जहां हम थोड़ी सी इतलात ये सुन रहे हैं कि शादी की शॉपिंग में मसरूफ हैं, फिर फोकस तो ना हुए। और फिर गेम अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं ऑन द ग्राउंड, बाबर पर बड़ी तनकीद होती है कि उन्हें गेम अवेयरनेस ही नहीं होती। बांग्लादेश वाले मैच में बाबर जिस तरह से 1 डाउन पोजीशन पर आए, उस टाइम कहा यह जा रहा था कि अच्छे मार्जिन से जीतना है तो इफ्तिखार को आना चाहिए था। तो गेम अवेयरनेस को क्या फिर हमारे पास जो मैनेजमेंट है वहां मैनेजमेंट को भी नहीं पता इन चीजों का? देखिए, हर किसी को हर चीज का पता होता है। अगेन वही बात है कि हमारे जब स्टैट्स आते हैं ना सामने, तो हमें उस टाइम पे इस चीज को लेके चलना होता है कि यार हम इसको आल दो। कि आप देखें, बाबर जब आए थे तो बाबर ने आते ही पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे चौका भी मारा था, और यही इंटेंट शो की थी कि वो आज इस चीज को, मतलब के पूरा रन्स को क्लियर करके ही बाहर आएंगे। वो तो अनफॉर्चुनेटली उनसे जो शॉट लगी वो कैच हो गया। और उसके बाद जो है वो रिजवान है, रिजवान ने देखें आपने आके देखें, ये जो बाहर बैठ के बातें करनी होती है ना, ये बहुत आसान होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो, अच्छा अब आप मैं अब इन लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि वहां पे बाबर को नहीं आना चाहिए था, तो बाबर जो पिछले कोई 1060 दिन से या 960 दिन से नंबर 1 पे है, आप उसको बताएंगे कि यार आपको नहीं आना चाहिए, किसी और को आना चाहिए।
देखें हम अगर नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटेंट दिखानी है, दैट्स इट। बिल्कुल शुएब आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो इतने मतलब ऑलमोस्ट इट्स बीन 3 इयर्स के वो नंबर 1 पोजीशन पर हैं, बट बात हो रही है इस वक्त उनकी कैप्टनसी के हवाले से, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बिल्कुल डिफेंसिव हो जाते हैं, अटैकिंग नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, ये गिला शिकवा किया जा रहा है। साबिक क्रिकेटर्स भी यही बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बाबर ने जो पिछले 3 साल के अंदर, यानी कि ये मैं एशिया कप से पहले की कैप्टनसी की बात कर रहा हूं, कि जितने भी बड़े इवेंट आए ना वो लैक या कोलैप्स कर जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, मगर मैं जो आपसे बात कर रहा था वो सिर्फ एक एज अ प्लेयर के हवाले से बात थी। कैप्टनसी के हवाले से जो है वो क्वेश्चन मार्क अभी भी है। आपको 2, 3, 4 जो मेन या की प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपसे ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है या आपसे इन अ सेंस के क्रिकेट में आपसे ज्यादा है, आपको मशवरा लेना चाहिए। ये नहीं है कि आपके अगर 3 फास्ट बॉलर पुट पड़ रही है उनको तो आपने फास्ट बॉलर से ही मशवरा लेना है। आप किसी स्पिनर को बुला के शादाब से ले लें मशवरा, अगर शादाब खेल रहा है तो या आप जैसे आप अब हमने लास्ट 2 मैचेस में आपने देखा होगा कि हमने स्टार्ट से पहला ओवर या दूसरा ओवर जो है वो हमने इफ्तिखार से करवाना शुरू किया हुआ है। वो क्यों करवाना शुरू किया हुआ है? वो इसीलिए करवाना शुरू किया हुआ है क्योंकि हमारे पास जो शाहीन है इसके साथ सेकंड बॉलर नहीं है जो ओपन पे बॉल कर सके। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अभी हम पेसर्स अपने देख रहे हैं, उन्होंने अच्छा कमबैक किया है, तो लेकिन ये एक पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर शाहीन ही इब्तिदा में विकेट लेंगे तो दूसरी टीम पर प्रेशर आएगा। ये अब इतनी ठीक बात भी नहीं है, क्योंकि अगर फिर शाहीन विकेट नहीं ले पाते तो फिर हमारे जो तमाम बॉलर्स हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। जैसे हम कल के मैच को अगर देखें, अगर एक साइड पर बुमराह विकेट ले रहे थे, सिराज विकेट ले रहे थे, शामी विकेट ले रहे थे, पूरी टीम लग रहा था कि मिलकर चल रही है। यहां सारा बर्डन हम शाहीन पर डालते हैं कि वो शुरू में विकेट लेके दें। देखें ये तो अगर ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मली हर मैच में नहीं होता कि सिराज के साथ जो है या बुमराह विकेट ले या बुमराह के साथ सिराज विकेट्स इतनी कंसिस्टेंटली ले जिस तरह कि आपने श्रीलंका के मैच में देखा होगा। ये वंस इन अ ब्लू मून होता है, या अगर छोटी टीम हो तो उसके खिलाफ तो हो सकता है। बट देखें यही सिराज और यही बुमराह जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी थे, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो विकेट्स नहीं निकले, क्योंकि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है। अगर आपने पहले ओवर में विकेट आउट कर दिया तो ऑटोमेटिकली अगली टीम प्रेशर में चली जाती है। और राइट नाउ देखें, आप अगर 51 इनिंग्स के अंदर आपने 100 विकेट्स लिए हैं और आप टॉप रैंक में फर्स्ट नंबर पे हैं बॉलर, तो इट मींस आपके बॉलर में वो एनर्जी और वो कैपेबिलिटी है जिसको लेके वो फर्स्ट ओवर में विकेट ले सकते हैं। ठीक है, बड़ी चीमगोइयां चली। अच्छा शुएब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, वक्त की कमी है, जानना यही चाहूंगा कि पाकिस्तानी टीम की कल की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? न्यूजीलैंड की जो इंजरीज हैं उससे हम फायदा उठा सकेंगे? देखें, न्यूजीलैंड की इंजरी से अगर हमने अब भी फायदा ना उठाया तो फिर कब फायदा उठाएंगे ये मुझे नहीं पता। मगर इस टाइम पे जो राइट नाउ उनके टॉप बॉलर है सिर्फ और सिर्फ बोल्ट है, इसके अलावा उनके पास कोई और बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को तंग कर सके। या थोड़ा बहुत मिचेल सेंटनर जो है, मैं उनको थोड़ा सा क्रेडिट इसलिए दूंगा क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्पिनिंग होगा। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये करना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अगर हमारी पहली बारी आ जाती है तो हमने, और पिछले मैच में सेंटर जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी इंजर्ड हो गए थे, तो अब देखते हैं पाकिस्तानी टीम कल किस तरह का परफॉर्म करती है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद शुएब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक ले आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारी कौमी टीम शिकस्तों के भंवर से निकल आई है। जिस कंडीशन में हम थे अब हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम भी हमें उसी पोजीशन में जाती दिखाई दे रही है। कौमी टीम के कल मैच में क्या होने जा रहा है, कैसी परफॉर्मेंस होगी, हमारी टीम के सितारे क्या कहते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सामा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, 70 से 80% कहा जा रहा है कि चांसेस हैं बारिश होने के, तो मैच हो पाएगा या फिर बारिश मैच खराब कर देगी? देखें, सबसे पहले तो जितना हमारा काम है फोरकास्ट ये उनका काम है, तो अगर वो 70 to 80 दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि बारिश ही घेर ले इस मैच को। ठीक है, और अगर सितारों की बात करें तो वो तो आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने मेंशन किया था कि कोई इतने फेवरेबल नहीं जा रहे, अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें नहीं होंगी। हाँ, तो और बाबर के तो वैसे ही सितारे आपको बताया था कि उसका तो
60 का जैसे टाइम चल रहा है, तो अब ऐसी ही चीजें उसको फेवर नहीं मिल रही एक्चुअली। तो वो टाइम खत्म होता अभी भी उनका दिखाई नहीं वो तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद शायद और भी अपनी पोजीशन भी खो दें। अच्छा, उस पर तो बात की जा रही है कि जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया है, वो मलबा तो सारा बाबर पर ही डल रहा है। लेकिन आपने पहले हमें चीजें बताई, ये हम पहले मैच पे बता के गए थे जब अभी ये सारे मैच नहीं हुए थे। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही काम करती है कि आप उससे देख लेते हैं कि टाइम, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है एक्चुअली। जैसे वो कहते हैं कि एक दिन आपके हक में होगा, एक दिन आपके मुखालिफ होगा, ये वही वक्त होता है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला हवाएं आपके हक में चलाते हैं, कहते हैं आप परफॉर्म करो, एक दफ़ा खिलाफ चलाते हैं। अब वो जो खिलाफ वाला टाइम है एक्चुअली वो होता है फाइटिंग टाइम, और बाबर का इस टाइम वो टाइम आ चुका है कि जितना करेगा उतना ही उसको रिटर्न मिलेगा, और पूरा एफर्ट के मुताबिक, और अगेंस्ट भी चीज़ें काफ़ी आएंगी। मतलब मिसाल के तौर पे अगर उसको बॉर्न लीडर पैदा किया है तो लीडरशिप टेस्ट कैसे होनी थी, सारे मुश्किल हालात में डाल के, मुश्किल हालात के साथ कंफ्यूजन्स थी, यानी कि अपोजिशन मिलनी थी विद इन द टीम इस टाइम उनकी, क्योंकि टीम जो है ना आपस में उतनी, जैसे कहते हैं यूनिट नहीं है। हाँ, ये कहा जा रहा है। हाँ, ये तो मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब ये तज्जिए क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में याद होगा आपको मैंने बताया था कि बाबर को अपोजिशन मिलेगी टीम विद इन द टीम, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इन केस कल मैच हो जाता है तो आप फिर क्या देख रहे हैं, पाकिस्तानी टीम फिर परफॉर्म कर पाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन रखें? कल का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जीतना तो है ही, लेकिन अगर एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं तो थोड़ा सा आसान होगा फिर सेमीफाइनल के लिए। देखें, अगर ये बारिश ना हुई और ये मैच हुआ तो अगर टॉस टाइम 10 बजे से 11 बजे के दरमियान में है मिसाल के तौर पे, तो बाबर को ये हो सकता है कि ये जो नहीं जीतता तो ये टॉस जीते, ठीक है। उसके बाद इसके पास ये घंटा होगा, इस घंटे में इसके हक में चीजें जाएंगी, ठीक है। और अगर मैच फिनिशिंग मूवमेंट भी इनके हाथ में हुए, मतलब बाबर के हाथ में हुआ मैच को फिनिश करना, और वो हुआ टाइम 5 से 6 के दरमियान, तब भी इसको फेवर मिलेगी। अच्छा, ठीक है। अब ये 2 घंटे हैं जो इसके बाबर के, हाँ जी, और मैच जो टफ फेज में होगा वो होगा 3 से 4 के दरमियान, जब आप देखेंगे कि दोनों टीमें ही, मतलब एक ही घंटा है पूरे मैच में जिसमें दोनों टीमें बराबर, जिसको मैच फंसना कहते हैं, या जो हम कहते थे अपनी लैंग्वेज में कि बड़ा टफ हो जाएंगे, दोनों ही परफॉर्म कर रहे होंगे, अगर विकेटें गिर रही होंगी तो शॉटें भी लग रही होंगी, वो 3 से 4 का टाइम होगा, वो 1 घंटा पूरे मैच में, अगर बारिश नहीं होती। अगर जो हम फोरकास्ट देख रहे हैं उसमें तो हमें दिखाई दे रहा है कि सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बारिश होगी, कभी 50% चांसेस शो कर रहे हैं, कभी 2 बजे के करीब हम देख रहे हैं तो 90% चांसेस वहां पर रेन में शो किए जा रहे हैं। देखें, जैसे वेदर फोरकास्ट होती है ऐसी ये भी जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं ऐसी ही होती हैं। हाँ, ये कह देना किसी भी बुनियाद पे कि जी ये जीत जाएंगे या हार जाएंगे आज में बैठ के, वो पॉसिबल इतना नहीं होता, नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर घंटे में एक प्लैनेटरी इम्पैक्ट आता है, वो किस किस पे फेवर करता है, ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे कहते हैं ना बारीक मामला है। हाँ, जैसे मैंने अब आपको काउंट करके 3 आवर्स दे दिए हैं कि पहला बाबर का, आखिरी भी अगर 5 से 6 के दरमियान हुआ तो बाबर का, दरमियान में 1 घंटा है जो 3 से 4 वाला टाइम है, उसमें दोनों टीम को ही आप देखेंगे परफॉर्म करता, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा मैच में ऐसे मूवमेंट भी आ जाते हैं, एक टाइम आता है कि एक ही चल रही होती, दूसरी बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रही होती, और एक टाइम होता है कि दोनों ही इधर से वो छक्का मार रहे तो उधर से विकेट आ रही होती है। इस टाइम इस तरह का जो फंसा हुआ मूवमेंट्स हैं वो मिलेंगे आपको, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग बोथ साइड जो उस वक्त हुई मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब जिस तरह से बाबर के सितारों की बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त गर्दिश में है और उनकी फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो बाकी भी पाकिस्तान के पास 10 प्लेयर्स मौजूद हैं, क्या उनके सितारे भी इस वक्त गर्दिश में हैं कि टीम पाकिस्तान चले, अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी 10 खिलाड़ी अगर जितवा सकते हैं? देखिए, उसमें ये होता है कि फिर बाबर की जरूरत क्या है, कैप्टन लफ्ज ही खत्म कर दें अगर कैप्टन की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब ने लीड वो कर रहे हैं। एक्चुअली जो कमांड है वो मैटर करती है, किसको कब कहाँ भेजना है, वरना तो हर कोई आके कहे जी मुझे भेज दें मैं कर देता हूँ, वो कह दे मुझे बॉलिंग दे दें या फील्डिंग सेटिंग या जो भी सारी प्लान्स हैं वो तो बाबर के ब्रेन ने करने हैं, और इम्पैक्ट्स आते ही ह्यूमन मशीन ऑपरेट ही ब्रेन से हो रही है, और इसी पे ये सारे प्लानिटरी इम्पैक्ट्स आते हैं। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि बाबर बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रहेगा,
ऐसा पॉसिबल है कि ये अचानक अच्छा कर दे और अचानक, और आपने 100s का भी पूछा था तो मैंने कहा था कि कोई वो नहीं है। ठीक है, अच्छा जिस तरह से हमने देखा फखर जमान इंजर्ड रहे हैं, फिर वो आउट ऑफ द फॉर्म भी रहे हैं, लेकिन जब वापस आए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी टीम को सर्व किया, मैच जितवाने में उनके जो रन थे वो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो ओपनिंग जो हमारा पेयर है अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, आप क्या देख रहे हैं, ये परफॉर्म कर पाएंगे? देखें पॉसिबिलिटी है कि ये करें, लेकिन फ़खर के मुतालिक भी मुझे अब आपकी बात से याद आ गया कि सईद अजमल साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में बैठा था तो उन्होंने फ़खर की बड़ी साइड ली, तो मैंने उस वक्त उनको कहा था कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे एस्ट्रोलॉजिकल पता है, वो ये है कि फ़खर का कसूर नहीं है, ये सब नहीं ऐसा करना है कि कभी चलेगा कोई कभी नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यही फोरकास्ट है एक्चुअली, तो वही हुआ कि उसको निकालना ठीक नहीं था इस बुनियाद पे कि जी उसने 2 में नहीं दी परफॉर्मेंस, और आपने देखा जब वो आए तो उन्होंने परफॉर्म किया, तो इसलिए ये तो जैसे कहते हैं ना इंतहाई अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है, इसमें सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन कह सकते हैं हम कि जो पॉसिबल है कि अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन प्रेडिक्टेबल है। ठीक हो गया, और अनसर्टेनिटी इन शॉर्ट अनसर्टेनिटी जाती है कि जिस तरह की सिचुएशन में वो चले जाते हैं, मैचेस कहां से जीत लेते हैं और जीतते मैच कहां से हार जाते हैं। और ये अब देखें, अब इनकी लक है कि कल का मैच इनको जितना अच्छा चाहिए था, ऊपर बारिश मंडला रही है और फिर एवरेज पे बातें आ जाएंगी, चीजें रन रेट पे आ जाएंगी, तो वो कहानी जो है डूबती लग रही है। जो हमारे पेसर्स हैं हमें अब थोड़ा सा वो फाइट बैक करते दिखाई दे रहे हैं, कल के मैच में आपको नजर आ रहा है कि जो हमारे पेसर्स हैं इम्पैक्टफुल होंगे? देखें अगर अब ज़रा उस पर भी अगर हम बात कर लें कि अगर पिच थोड़ी सी वेट होती है या इस तरीके की उस पर ह्यूमिडिटी एयर में होती है तो बॉल फिर पेसर्स का काम तो बेचारों का खत्म हो जाएगा, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारे पास इतना स्ट्रांग है नहीं। हाँ जी, तो वो डेफिनेटली उनके हाथ से गेम, लेकिन ये फिर दोनों साइडों पर इसी तरह से है, दोनों टीमों को सेम ऑप्शन और सेम मौका मिल रहा है। असल में आप लोग इसमें यूं देख रहे हैं, हम यूं भी देखते हैं कि वैसे तो अब पी और एन को अगर देखें तो वो मरकरी है, ये सैटर्न है, सैटरडे इनका दिन है, ठीक है, सैटर्न का डे है, लगता तो है कि पाकिस्तान का डे है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो फिर दिन क्या करेगा? ठीक है, तो आपके मुताबिक आपके फेवर्स पाकिस्तान को मिलेंगी, ठीक है, सैटरडे की, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का मतलब वो डे है, और पॉसिबिलिटी है कि न्यूजीलैंड उस तरीके से आपको मतलब ना नजर आए, क्योंकि वो हमने देखा कि न्यूजीलैंड साइड पर इंजरीज भी बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, जो उनके प्लेयर्स मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है, पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, और आपका जो इल्म है, जो सितारों की चालें हैं, वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस वैसे कल हैं कितने? देखें चांसेस तो इनके 50 to 60 70 इन्हीं के हाथ में है, 30-40 वाला मतलब वो रेशो नहीं है। अच्छा इनको क्योंकि अच्छा चांस हमारे पास है सैटरडे की फेवर, प्लस इनको अगर मौका मिले तो इनके बॉलर्स पहले करें, क्योंकि जैसे ही अगर दरमियान में बारिश या कुछ भी व्हाटएवर होता है और इनको कोई बाद में बैटिंग का मौका मिले तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बॉल वेट हो जाती है या कुछ भी, तो ज्यादा बैटिंग लाइन को फायदा होता है। और ओवरऑल कल का दिन पाकिस्तान को फेवर देता है, बारिश पे सारी जैसे कहते हैं ना कहानी टिक जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, को दोबारा ज्वाइन करेंगे, और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के कल जीतने के चांसेस ज़रूर हैं। पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह पिछले मैच में परफॉर्म किया है, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ काफ़ी इंजरीज़ का शिकार हमें दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास कल एक अच्छा चांस है इस मैच को जीतने के लिए, अगर बारिश ने इस मैच को ख़राब नहीं किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, स्मोक के दिन शुरू हो चुके हैं और लाहौर में शहर की आलूदगी ने शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर में आलूदगी का राज बरकरार है और लाहौर चौथे रोज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। और मनाजिर भी आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोग नहीं बल्कि स्मोक है। 4 रोज से हम देख रहे हैं मुसलसल लाहौर को दुनिया के आलूदा तरीन शहर में शुमार किया जा रहा है। लाहौर का जो फ़ज़ाई मयार एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 386 रिकॉर्ड हुआ है, जिसे खतरनाक करार दिया जा रहा है। एक दिन पहले लाहौर के खराब फ़ज़ाई मयार की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था। बच्चों के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया था। दूसरी जानिब गर्मी का मौसम चला गया है, लेकिन सर्दी भी अभी उस प्रॉपर तरीके से हम देख रहे हैं, अभी मौसम तब्दील नहीं हुआ है। नवंबर आ गया है लेकिन बारिशें जो हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुई हैं।
तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 290 के करीब पहुंच चुका है। अभी तो हम देख रहे हैं कि बारिश के भी कोई ख़ास इम्कानात नहीं हैं, तो बारिशों वाला सिलसिला अभी मौजूद नहीं है। तो रवां हफ्ते में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते एक बारिश का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर हबीबुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों को ये समझाएं कि फोग और स्मोक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में जो ओपन रेस्टोरेंट्स हैं छतों पर बनाए गए हैं, जैकेटें पहनकर फिर रहे हैं, तो वो इस स्मोक को फोग समझकर एंजॉय कर रहे हैं। जी अर्ज ये है कि फॉग तो है एक्चुअली वाटर वेपर्स जी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी शामिल होती है या ट्रेसेस ऑफ गैसेस होती हैं, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, टॉक्सिक नहीं होती। लेकिन ये जो स्मॉग होती है, दिस इज़ द कम्बिनेशन, यानी ये धुआं, पार्टिकुलेट मैटर, जो जितनी टॉक्सिक गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और जितनी इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, इनके साथ जब पानी के साथ मिलती हैं, स्मोक इसका स्मोक मिलता है फॉग के साथ, वाटर वेपर्स के साथ, तो ये स्मॉग बनता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है इंसानी सेहत के लिए। ठीक है, अच्छा तो क्या आप समझते हैं, पिछले कितने सालों से हम देख रहे हैं कि जो स्मोग है वो सर्दियों से पहले बाकायदा एक मौसम की शक्ल इख्तियार कर चुका है? हाँ जी, इसकी रीजंस हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग। एक तो माजी करीब में और बईद में भी हमने एहतियात नहीं की अपने अर्बन शहर को डेवलप करने के लिए, और दूसरा ये है कि और हमने ऐसे रस्मी सी एहतियाती तदाबीर की हैं, लेकिन जो मौसर किस्म की सस्टेनेबल तदाबीर हैं वो हमने इख्तियार नहीं की, तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं यही अर्ज़ करूँगा कि लाहौर की जितनी आप एमिशंस हैं, वेहिकुलर एमिशंस, ये सारी गैसेस जो हैं टॉक्सिक्स हैं, ये जब मिलती हैं इसमें, और दूसरी एमिशंस हैं ये अपनी पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, जिसमें सॉलिड मटेरियल्स आते हैं। कॉर्प्स को भी जलाया जा रहा है, हाँ, उसको सॉलिड वेस्ट को भी जलाया जाता है। और असल में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं ईंधन के लिए, हम ये पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं ईंधन के लिए, और हम कोल इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी पैदा करने के लिए। तो इसमें से ये प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी सराउंडिंग में इतनी गैसेस खतरनाक निकल रही हैं कि वो लाहौर को ज़्यादा अटैक, सबसे ज़्यादा लाहौर इससे मुतासिर। और हम देख रहे हैं जो बाकी शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लाहौर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जब हम दोपहर के टाइम पर देख रहे हैं तो वो पार्क्स का रुख कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जितने लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें इस मौसम में ज़्यादा वक्त आप इंडोर गुजारें। रात को हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में जाया जा रहा है जो खुले आसमान नीचे हैं, छतों पर हैं या ओपन एयर बनाए गए हैं, तो वहां पर बैठे हैं, खाने को एंजॉय करें कि मौसम बड़ा अच्छा है। लेकिन ये देखिए, बात ये है हर चीज़ को एंजॉयमेंट के नुक्ता नज़र से लेनी चाहिए। एंजॉय कुछ आबादी के कुछ तबकात कर रहे हैं इस वक्त, जो मैं समझता हूँ हमाकत है। अब देखना ये है कि हमारी एनवायरनमेंट में कितनी डिग्रेडेशन हो रही है और टॉक्सिक है, ये इनवेरिएबली सारी पब्लिक के लिए। तो जब उसको मुझे खातिर रखें, तो मेरा ख्याल अभी चूंकि बज़ाहिर लोगों को फौरी तौर पर अटैक नहीं होता, ऐसे लोगों को इनकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा थी, जो उमरा है, रोसा है, तो वो तो निकलती है एंजॉय करने के लिए, और एंजॉयमेंट का गलबा इतना तारी होता है कि फिर वो फौरी तौर पर चूंकि असरात नहीं होते टॉक्सिक गैसेस के, लेकिन बाद में पता चलता है, ईमान ताज़ा होता है कि इनके असरात क्या है, डैमेज होता है, डैमेज क्या होता है। इस पे लंग्स की जो बीमारी रिलेटेड है उनके साथ है, नेसल कैविटीज हैं, और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एस्मा है, एम्फीज़िया है, और प्लस बल्कि इतना टॉक्सिक है कि बाज़ औक़ात तो ये कैंसर का भी बायस बनती है। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि लाहौर ही क्यों आमाज का है इस स्मॉग की। तो मैं समझता हूँ इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े बड़े हमें अभी तक अवेयरनेस नहीं मिली। लेकिन बफज़ल ताला मेरी थ्योरी जो अभी हमने डिवाइस की है वो अमंग द स्टेक होल्डर्स बड़ी पॉपुलर हुई है, वो ये है कि लाहौर का सर्दियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है सराउंडिंग से। लाहौर में पोल्यूशन जो व्हीकल पोल्यूशन है, स्टैक कमीशंस हैं, जो सॉलिड वेस्ट बर्न है, स्टबल ये बर्निंग है, ये जो फसलों की बाकियात है, इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ जलाए जाते हैं, बल्कि ये सराउंडिंग की भी जो एक्टिविटीज है, जैसे कसूर में जैसे कहा जा रहा है, क्रॉस द बॉर्डर भी कहा जा रहा है। अच्छा, वो भी सारी, जैसे सराउंडिंग के लोग नहीं यहाँ शॉपिंग करने आते, इसी तरह सारी जो गैसियस एमिशंस हैं वो भी यहाँ अटैक करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाहौर या अर्बन सिटी दिल्ली है या लाहौर है, इस पे क्यों अटैक कर रहे हैं? मेरा ख्याल इसमें हमें
थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है जो मैंने की है, वो ये है कि लाहौर का टेम्परेचर व्हीकल के चलने की वजह से, गैसेस एमिशन की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से, बर्निंग की वजह से, और ये कंक्रीट का जो जंगल है ना लाहौर में, सड़कों का, कंक्रीट का, और हमारी छतें भी अब हम उसमें भी फर्श डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे लाहौर का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ये है कि स्टैटिक जब हवा होती है, हवा रुकती है जी। देखिए जब हवा चले तो ये स्मॉग के कोई असरात नहीं होते, वो डिस्पर्स हो जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। सर्दियों में हवा चूँकि स्टैटिक हो जाती है, विंड नहीं चलती, तो फिर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है या प्रेशर डिफरेंस है ना, उसकी वजह से जो इर्द गिर्द की सारी गैसेज हैं वो सारी लाहौर पे अटैक करती हैं। वो कैसे अटैक करती हैं कि लाहौर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कम है, ठीक है ना, बाहर जो कंट्री साइड वहाँ तो फसलें हैं, आबादी कम है, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होना, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो एक डॉम बन जाता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं लो प्रेशर डॉम। लेकिन फिर डॉक्टर साहब इस सबका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप इस किस्म की आप फ्यूल्स इस्तेमाल करें जो ख़ास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है, आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें कि जिनमें आप फॉसल फ्यूल्स ना इस्तेमाल करें, ये पेट्रोलियम ना इस्तेमाल करें, कोल ना इस्तेमाल करें, और गैसेस, ये गैस वगैरह इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल एनर्जी आप सोलर इस्तेमाल करें, और बड़े रिन्यूएबल हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें। इस पर सारा नहीं कर सकते 100%, लेकिन आप कम तो कर सकते हैं। लेकिन हम बस ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने तौर पर हम कुछ नहीं करते। नहीं, देखिए गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर ये किस्म सी कार्रवाई कर रही है इस वक्त, वो बज़ाहिर इश्तिहार दे लेती है, ये करें। देखिए सस्टेनेबल जो मेजर्स लेने हैं वो गवर्नमेंट नहीं ले रही। मसलन आप लाहौर के अंदर कंक्रीट का जंगल बेशक लगाएं, लेकिन कम से कम पाबंद करें। दोनों तरफ हमें सोचना होगा। ठीक है, वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह से फिर मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल अपना मैच न्यूजीलैंड से जरूर जीतेगा, और मंडे को जब हम मुलाकात करेंगे तो हम इस पर डिस्कस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में किस तरह जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।